गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे रिक्सिया में जो रिप्रोडक्शन होता है किन किन प्रकार से होता है। यानी अपन ने बात की थी जो रिक्सिया में रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन मोस्टली कितने प्रकार से होता है, 2 टाइप से होता है। फर्स्ट था कायिक जनन और सेकंड था लैंगिक जनन। कायिक जनन की फर्स्ट यानी अपन ने कायिक जनन की बात की थी। कायिक जनन होता है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। कायिक जनन कितने प्रकार से होता है, कौन कौन से प्रकार कौन कौन सी जातियों में देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि अपन ने चर्चा कर ली थी। टाइप कितने होते हैं, तो टाइप मोस्टली कायिक जनन है 5 प्रकार से होता है। जो प्लांट के कायिक भाग होते हैं वो ही कायिक जनन के क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। जैसे अपन ने बात की थी विखंडन के द्वारा, सेकंड पॉइंट था अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा, थर्ड पॉइंट था कंद के द्वारा, फोर्थ पॉइंट था चिरकाली स्थायी के द्वारा। यानी इन पॉइंटों की अपन ने बात की थी। उसके बाद अपन ने 5वां पॉइंट पढ़ा था कुछ प्लांट होते हैं उनमें जो शाखाएं होती हैं, यानी कहने का मतलब जो राइजोट्स होते हैं उनके द्वारा भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। यानी ये 5 प्रकार हैं उनके द्वारा कायिक जनन होता है। 5 प्रकार में मोस्टली एक यहाँ पर एक जाति का नाम आया था रिक्सिया फ्लुएंटेंस। एक जाति है जो जल में उपस्थित होती है, उसमें मोस्टली अपस्थानिक कायिक जनन ही होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार कायिक जनन अपन ने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन कायिक जनन में जो प्लांट के कायिक भाग होते हैं उनके द्वारा जो जनन होता है क्या कहलाता है, कायिक जनन कहलाता है। यानी ये कायिक भाग ही हैं सीड्स, राइजोट, अपस्थानिक जड़, कंद और विखंडन यानी तंतु। ये क्या है, पादप के कायिक भाग ही है और कायिक भाग से नया प्लांट बनता है, कायिक जनन कहलाता है। उसके बाद अपने बात की थी लैंगिक जनन की। तो लैंगिक जनन में अपने बात की थी जो गेमेटोफाइट होती है, स्पोरोफाइटिक पीढ़ी, 2 प्रकार की पीढ़ी देखने को मिलती हैं। अपने चर्चा की थी जो लैंगिक जनन होता है, जैसे अपने एल्गी में बात की थी लैंगिक जनन की कि मोस्टली लैंगिक जनन होता है पूदानी के द्वारा और स्त्रीधानी के द्वारा होता है। लैंगिक जनन में पूदानी स्त्रीधानी, यानी अपन ने बात की थी जो पूदानी और स्त्रीधानी है, पूदानी के अंदर किसका निर्माण होता है, एंथ्रियोजोइट्स का निर्माण होता है, और स्त्रीधानी के अंदर किसका निर्माण होता है, एग का निर्माण होता है। ये अपन ने चर्चा की थी। लेकिन यहाँ पर जैसे अपन ने बात की थी जनरल कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा की, तो वहाँ पर जो एक पॉइंट आया था तो उसमें के लिए लिखा था कि जो एंथ्रियोजोइट्स होते हैं ये क्या होते हैं, फ्लैजिला युक्त होते हैं। क्या होते हैं, फ्लैजिला युक्त होते हैं। यानी फ्लैजिला युक्त एंथ्रियोजोइड्स मूवमेंट करते हुए कहाँ तक पहुँचते हैं, एग सेल तक पहुँचते हैं। इन दोनों के बीच में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। जैसे ही फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है तो फर्टिलाइजेशन से किसका निर्माण होता है, 2n का निर्माण होता है। यानी अपन कह सकते हैं जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होता है। युग्मनज का निर्माण होता है यानी 2n, तो यहाँ से कौन सी पीढ़ी स्टार्ट हो जाती है, स्पोरोफाइटिक पीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। यानी स्पोरोफाइटिक पीढ़ी कहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि स्पोरोफाइटिक पीढ़ी अपने आप में क्या होती है, 2n होती है। और 2n कहाँ से स्टार्ट होती है, जैसे ही मेल और फीमेल गैमेट्स का संलयन होता है वहाँ से स्पोरोफाइटिक पीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक कि अपन ने चर्चा कर ली थी। अब जैसे यहाँ पर ब्रायोफाइटा है तो ब्रायोफाइटा के जनरल कैरेक्टर में मैंने एक बात बताई थी कि जो जितने भी ब्रायोफाइटा होते हैं जैसे ही स्पोरोफाइट से धीरे धीरे किसका निर्माण करते हैं, oospore का निर्माण करते हैं। देखो 2n है, ये भी डिवीजन करेंगे तो किसका निर्माण करेंगे, oospore का निर्माण करेंगे। oospore से किसका निर्माण होगा, एम्ब्रियो का निर्माण होगा।
अब एम्ब्रियो में एक कंडीशन लागू हुई थी कि एम्ब्रियो है उसमें एक कंडीशन देखने को मिलती है जो फूट सीटा कैप्सूल, यानी जो एम्ब्रियो होता है जैसे स्पोरोफाइटिक पीढ़ी या अपन कह सकते हैं युग्मनज जैसे ही डिवीजन करके ऊस्पोर का निर्माण करती है तो ऊस्पोर धीरे धीरे किस में चेंज होता है, एम्ब्रियो में चेंज होता है। लेकिन एम्ब्रियो से जैसे ही नया प्लांट बनता है या एम्ब्रियो को अपन देखते हैं तो उसमें 3 प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, यानी अपन कह सकते हैं फूट सीटा और कैप्सूल, ये तीनों प्रगति सिर्फ ब्रायोफाइटा के प्लांटों में ही देखने को मिलती है। इसका मतलब ये 3 स्पेस करेक्टर हैं, स्पेसिफिक जो करेक्टर हैं ये किस में देखने को मिलते हैं, सिर्फ ब्रायोफाइटा के एम्ब्रियो में ही देखने को मिलते हैं। यहाँ तक कि अपन ने चर्चा कर ली थी। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं पूदानी और स्त्रीधानी। पूदानी का विकास कैसे होता है और इसके अंदर एंथ्रोजोइड्स का विकास कैसे होता है और किस प्रकार ये मूवमेंट करता है। इस प्रकार अपन पढ़ेंगे स्त्रीधानी है, इसका विकास कैसे होता है और कैसे इसके अंदर एग का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। उसके बाद अपन जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है वहाँ से 2N यानी स्पोरोफाइटिक पीढ़ी अपन की चर्चा करेंगे। स्पोरोफाइटिक पीढ़ी में कैप्सूल और सीटा और ये फूट क्लियर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले बात करेंगे पूदानी की, यानी अपन इसकी बात करते हैं पूदानी की। तो सबसे पहले क्या होती है, एक एंथ्रीडियल सेल होती है। एंथ्रीडियल सेल धीरे धीरे डिवीजन करेगी तो 2 प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण करती है। देखो जो पूदानी है, अब हेडिंग में क्या आएगा, पूदानी का परिवर्धन यानी पूदानी का विकास। पूदानी का विकास कैसे होता है, पूदानी धीरे धीरे क्या रहती है, पहले अपरिपक्व रहती है, अपरिपक्व से परिपक्व स्टेज की तरफ जाती है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। पूदानी का परिवर्धन या विकास, यानी अपन बात करते हैं पूदानी का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पूदानी पहले जैसे ही प्लांट की शाखा पर उत्पन्न होती है तो अपरिपक्व होती है। अब पूदानी अपरिपक्व से धीरे धीरे डिवीजन करके परिपक्व पूदानी का निर्माण करती है। जैसे ही एक परिपक्व यानी मैच्योर पूदानी का निर्माण हो जाता है तो उसके अंदर एंथ्रियोजोइड्स का निर्माण होने लगता है। यानी कहने का मतलब जैसे ही शाखा पर पूदानी और स्त्रीधानी बनते हैं, लेकिन कुछ टाइम पश्चात ये धीरे धीरे क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे, परिवर्तन होगा इसके अंदर। तो धीरे धीरे पूदानी और स्त्रीधानी के अंदर कुछ गैमेट्स का निर्माण होने लगेगा। जैसे अपन बात करते हैं पूदानी के अंदर एंथ्रोजोइड्स का निर्माण होने लगेगा और स्त्रीधानी है उसके अंदर एग का निर्माण होने लगेगा। यानी कहने का मतलब परिवर्तन का, डेवलपमेंट का विकास क्या होता है कि कोई भी चीज़ होती है वो धीरे धीरे अपरिपक्व होती है और अपरिपक्व से धीरे धीरे परिपक्व की ओर चलती है। एक स्टेज आती है लास्ट में, उस स्टेज में पूदानी पूरी तरह से क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है। उस मैच्योर पूदानी को अपन टीएस काट करके देखते हैं तो उसके अंदर एंथ्रियोजोइड्स दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अपन बात करेंगे स्त्रीधानी की। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पूदानी धानी का विकास कैसे होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, सबसे पहले ये पूदानी है तो इसमें यहाँ पे आएगा एंथ्रीडियल इनिशिएशन। एंथ्रीडियल इनिशिएशन का क्या अर्थ होता है, पूदानी का प्रारंभ, यानी शुरू में जैसे ही ये अपरिपक्व होती है तो पहले किस प्रकार की दिखती है। तो यानी अपन बात करते हैं तो पूदानी सबसे पहले किस प्रकार से अपन को दिखाई देती है। सबसे पहले पूदानी क्या होती है, इनिशिएशन होती है
जैसे ही पूदानी का इनिशिएशन होता है तो उसके बाद ये दो जो न्यूक्लियस है इसके अंदर जो एंथ्रेडियल इनिशिएशन है, अपन कह सकते हैं जो इसका जीवद्रव्य है या एंथ्रेडियल इनिशिएशन है, ये क्या होता है, दो भागों में डिवाइड हो जाता है। कहने का मतलब अपर सेल में और लोअर सेल में। यानी अपन बात करते हैं इसकी, तो इसका जो जीवद्रव्य है या एंथ्रेडियल इनिशिएशन है, ये क्या होती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। दो भागों में डिवाइड होती है। ऊपर वाला भाग होता है अपर सेल और नीचे वाली होती है लोअर सेल। जैसे ही अपर सेल और लोअर सेल में डिवाइड हो जाती है तो उसके बाद अपन देखते हैं जो अपर सेल है ये भी क्या होती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कितनी भागों में डिवाइड हो जाती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। लोअर सेल ऐसी कैसी रह जाती है, यानी अपन कह सकते हैं ये प्राइमरी एंथ्रेडियल सेल, यानी प्राइमरी एंथ्रेडियल सेल है, ये भी क्या होती है, दो भागों में डिवाइड हो जाती है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि जो एंथ्रेडियल सेल है और स्टेल सेल का क्या होता है, फॉर्मेशन होने लगता है। प्राइमरी एंथ्रेडियल सेल, यानी अपन यहां पर भी दर्शा सकते हैं इसको, इसी प्रकार अपन बात करते हैं थर्ड स्टेप में, जो एंथ्रेडियल सेल है ये भी क्या होती हैं, दो भागों में डिवाइड हो जाती हैं। और ये नीचे वाली जो सेल है लोअर सेल, ये यहाँ पर क्या होती है, स्टार्च सेल का फॉर्मेशन करने लगती है। यानी अपन कह सकते हैं ये दो सेल तो क्या है, प्राइमरी एंथ्रेडियल सेल हैं। अब ये जो लोअर सेल है ये यहाँ तक डिवाइड नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही प्राइमरी एंथ्रेडियल सेल्स का फॉर्मेशन होने लगता है तो लोअर सेल का काम क्या होता है, स्टाल्क सेल का फॉर्मेशन करना, स्टाल्क यानी वृंत का निर्माण करना। तो यहाँ पर ये क्या करती हैं, अपनी संख्या बढ़ाकर इनकी पोजीशन कितनी हो जाती है, यानी ये दो संख्या बना लेती हैं। यानी अपन इसको डॉट से दर्शा देते हैं। तो ये क्या है, स्टाल्क सेल है। स्टाल्क सेल का अर्थ क्या होता है, वृंत का निर्माण करना। यानी यहाँ पर ये सेल्स क्या होती हैं, धीरे धीरे किसका निर्माण करती हैं, वृंत का निर्माण करने लगती हैं। जैसे ही वृंत का निर्माण करने लगती हैं तो उसके बाद अपन देखते हैं एंथ्रेडियल सेल है, जो ये ऊपर वाली दो सेल्स हैं ये क्या करती हैं, डिवीजन करके चार कोशिकाओं का निर्माण कर लेती हैं। यानी चार एंथ्रेडियल सेल्स का निर्माण करने लगती हैं। यहाँ पर अपन बात करते हैं प्रत्येक से कितने बनेंगे, दो बनेंगे। जो प्राइमरी एंथ्रेडियल सेल हैं उनके द्वारा कितने बनेंगे, चार सेल्स बनेंगी। और जो नीचे स्टाल्क सेल हैं इनकी संख्या क्या रहेगी, ऐसी कैसी रह जाएगी। यानी इनमें कोई बदलाव नहीं होगा। यानी अपन कह सकते हैं ये क्या है, तो अपन जो एंथ्रेडियल सेल है, जैसे ये प्राइमरी एंथ्रेडियल सेल है, चार एंथ्रेडियल सेल्स का निर्माण करने लगती हैं। अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही चार एंथ्रेडियल सेल्स का निर्माण होने लगता है तो ये बाहर वाली जो प्रीवियस सेल्स हैं ये क्या करती हैं, जैकेट का निर्माण करने लगती हैं। यानी इनके चारों ओर क्या होता है, जैकेट का फॉर्मेशन होने लगता है। जैसे ही जैकेट का फॉर्मेशन होने लगता है तो यहाँ पर अपन इनके जो चारों ओर हैं जैकेट का निर्माण करेंगे। जैसे एक सेल से कितनी सेल्स का निर्माण हो रहा था, दो सेल्स का निर्माण, तो ये धीरे धीरे किसका निर्माण करने लगती हैं, जैकेट सेल्स का निर्माण करने लगती हैं। इसी प्रकार जो वृंत कोशिका हैं ये भी क्या करती हैं, अपनी संख्या बढ़ा लेती हैं।
इस प्रकार जो एंथ्रेडियल सेल हैं इनके चारों तरफ क्या हो जाती है, जैकेट सेल का फॉर्मेशन होने लगता है। ये चारों तरफ किसका निर्माण होने लगता है, जैकेट सेल का फॉर्मेशन होने लगता है। ये एंथ्रेडियल सेल हैं और ये जो डार्क कलर की है ये क्या है, जैकेट सेल। अब जैसे ही जैकेट सेल का फॉर्मेशन होने लगता है तो स्टाल्क सेल हैं ये भी क्या कर लेती है, अपनी संख्या बढ़ा लेती हैं। पहले कितनी थी, 2 थी, उसके बाद 3 हो गई, इसके बाद यहाँ पर क्या हो गई, 4-5 हो गई। यानी स्टाल्क सेल की जो संख्या होती है ये फिक्स नहीं होती है। स्टाल्क सेल कितनी भी हो सकती हैं। धीरे धीरे जैसे एंथ्रेडियल सेल्स की संख्या बढ़ेगी उसी प्रकार स्टाल्क सेल की संख्या भी बढ़ती रहती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जैसे ये अपन इस स्ट्रक्चर को अपन देखते हैं परिपक्व स्टेज में, तो इसमें जो जैकेट सेल है उसके अंदर जो एंथ्रेडियल सेल्स हैं ये क्या करते हैं, चैम्बर के रूप में परिवर्तन होने लगते हैं, यानी कोष्ठक का निर्माण करने लगते हैं। जैसे अपन बात करते हैं इनकी पोजीशन क्या हो जाती है, थोड़ी गोलाकार हो जाती है। अब यहाँ पर ये क्या है, 4 सेल हैं। अब जैसे इनकी अपन बात करते हैं तो इसके ऊपर जो जैकेट है ये धीरे धीरे इस पोजीशन में हो जाता है, यानी सर्कुलर पोजीशन का निर्माण करने लगता है। यानी पहले सिंगल परत में था जैकेट सेल और जैसे ये परिपक्व स्टेज की तरफ बढ़ता है तो इसमें जैकेट सेल का क्या होता है, मोटा आवरण बनने लगता है। जैसे ही जैकेट सेल का मोटा आवरण बनने लगता है तभी ये जो एंथ्रेडियल सेल्स हैं ये क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। यानी अपन कह सकते हैं एंथ्रेडियल के बाहर ये जो डार्क होता है ये क्या है, जैकेट सेल है। और एंथ्रेडियल सेल हैं इनकी संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जीवद्रव्य की मात्रा बढ़ जाती है और ये क्या रहते हैं, नीचे स्टाल्क सेल रहती है। ये धीरे धीरे वृंत में चेंज हो जाती है। जो जैकेट सेल के अंदर जो एंथ्रेडियल सेल्स हैं ये क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। अब यहाँ पर जो एंथ्रेडियल सेल हैं जैसे ही परिपक्व हो जाते हैं तो इनकी संख्या चैम्बर के रूप में दिखाई देती है। यानी अपन यहाँ पर बात करते हैं चैम्बर के रूप में अपन को क्लियर दिखाई देते हैं। जो ये एंथ्रेडियल सेल्स हैं यहाँ पर क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस इसमें कुछ दिखाई नहीं देता, डायरेक्ट क्या दिखाई देता है, चैम्बर दिखाई देता है। यानी अपन कह सकते हैं परिपक्व पूधानी में, यानी जो परिपक्व पूधानी होती है उसकी संरचना कैसे होती है। अब यहाँ पर क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, कोष्ठक में डिवाइड हो जाते हैं। अपन कह सकते हैं जो एंथ्रेडियल सेल हैं ये चैम्बर के रूप में अपन को दिखाई देती हैं। जैसे ये चैम्बर के रूप में दिखाई देती हैं तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं जैकेट सेल होती हैं एंथ्रेडियल चैम्बर सेल, यानी यहाँ पर टर्म आता है एंथ्रेडियल चैम्बर। यानी जो ये एंथ्रेडियल सेल है ना, जो 4 एंथ्रेडियल सेल हैं ये किसका फॉर्मेशन करने लगती हैं, धीरे धीरे चैम्बर का फॉर्मेशन करने लगती हैं। और जैसे ही चैम्बर का फॉर्मेशन करने लगती हैं तो ये क्या होती हैं, एंथ्रियोसाइड का फॉर्मेशन करने लगती हैं। यानी अपन कह सकते हैं एंथ्रियोजोइड्स मदर सेल। और नीचे की तरफ जो ये सेल्स होती हैं ये स्टाल क्या कर लेती हैं, वृंत का निर्माण कर लेती हैं। यानी अपन कह सकते हैं A B C D E F G। लास्ट में जो H है ये क्या है, स्ट्रक्चर परिपक्व पूधानी।
यानी अपन कह सकते हैं परिपक्व पूधानी का निर्माण 6 स्टेप के यानी 7 स्टेप के बाद में परिपक्व पूधानी का निर्माण होता है। यानी यहाँ से डायरेक्ट अपन परिपक्व पूधानी का भी चित्र बना सकते हैं, लेकिन अगर पूधानी का विकास यानी डेवलपमेंट समझाना है आपको तो यहाँ से स्टार्ट करना है। यानी यहाँ से स्टार्ट करना है। सबसे पहले एंथ्रीडियल सेल्स होती हैं, ये 2 लेयर में यानी 2 कोशिकाओं में डिवाइड होती हैं। 2 कोशिकाओं के बाद अपर सेल है, ये भी क्या होती है 2 भागों में डिवाइड हो जाती है, यानी प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स का निर्माण करने लगती है। उसके बाद अपन बात करते हैं प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स का निर्माण जैसे ही होने लगता है तो जो स्टाल्क सेल हैं ये भी क्या करती है अपनी संख्या बढ़ाती है। यानी इनकी धीरे धीरे प्राइमरी एंथ्रीडियल सेल्स की जैसे जैसे संख्या बढ़ेगी तो स्टाल्क सेल की भी संख्या बढ़ेगी। एक कंडीशन में क्या होता है एंथ्रीडियल की संख्या क्या कर लेती है बाहर की तरफ सिंगल जैकेट का आवरण करने लगती है। यानी जैकेट का अर्थ क्या होता है आवरण, यानी बाहर की तरफ एक सिंगल जैकेट का निर्माण करने लगती हैं। उसी के साथ अपन अगली स्टेज में बात करते हैं ये जैकेट आवरण क्या होती है धीरे धीरे मोटाई में वृद्धि करती है। धीरे धीरे जैकेट आवरण क्या करती है मोटाई में वृद्धि करती है। अब जैसे ही इसकी मोटाई में वृद्धि होती है जैकेट सेल में तो उसके अंदर की तरफ जो एंथ्रीडियल सेल हैं ये धीरे धीरे अगली स्टेज में किसमें चेंज हो जाते हैं एंथ्रीडियल चैम्बर का फॉर्मेशन करने लगती हैं। यानी बाहर की तरफ तो जैकेट का निर्माण हो जाता है, यानी धीरे धीरे जो जैकेट होता है वो मोटाई शुरू हो जाती है, यानी उसकी मोटाई है वो बढ़ने लगती है। जैसे उसकी मोटाई बढ़ने लगती है तो उसके अंदर जो सेल्स होती हैं चैम्बर सेल्स अपन कह सकते हैं एंथ्रीडियल सेल्स ये क्या करती हैं धीरे धीरे चैम्बर में डिवाइड होने लगती हैं। इस पोजीशन को अपन कहते हैं परिपक्व पूधानी, यानी अपन कह सकते हैं परिपक्व पूधानी। और परिपक्व पूधानी के अंदर अपन बात करते हैं तो क्या मिलेंगे एंथ्रियोजोइट्स मिलेंगे। यानी जो एंथ्रियोसाइट है एंथ्रियोसाइट्स मदर सेल, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं चैम्बर के देखो एंथ्रीडियल चैम्बर कितने कोष्ठक हैं उसको तो बोलते हैं चैम्बर, लेकिन ये जो पूरी संरचना होती है इसको अपन कह सकते हैं एंथ्रियोसाइट्स मदर सेल। अब एंथ्रियोसाइट्स मदर सेल जैसे ही डिवीजन करती हैं तो इसके अंदर किसका निर्माण होता है एंथ्रियोजोइट्स का निर्माण करती हैं। इस प्रकार परिपक्व पूधानी में एंथ्रियोसाइट मदर सेल डिवीजन करके एंथ्रियोजोइट्स का निर्माण करती है। यानी अपन को ये टर्म ध्यान में रखना है जैसे ही एंथ्रीडियल सेल हैं वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाती हैं एंथ्रीडियल चैम्बर में। लेकिन जो पूरी ये चैम्बर की जो ये बीच वाला है पूरा चैम्बर का ये चैम्बर तो इनके अपन ने संख्या ढाल दी कि एंथ्रीडियल चैम्बर है, अंदर की तरफ क्या है एंथ्रीडियल चैम्बर है। लेकिन जो ये गोलाकार संरचना है चैम्बर से जो बाहर लिपटी हुई संरचना है ये क्या कहलाती है एंथ्रियोसाइट मदर सेल। अब ये एंथ्रियोसाइट्स मदर सेल है डिवीजन करेगी और जैसे ही डिवीजन करेगी तो किसका निर्माण करती है एंथ्रियोजोइट्स का निर्माण करती है। अब ये एंथ्रियोजोइट्स क्या है अपन को फर्टिलाइजेशन के लिए चाहिए। इसी के बाद अपन बात करते हैं पूधानी के लिए। इसी प्रकार पूधानी से अपन क्या प्राप्त करेंगे एग प्राप्त करेंगे। उसके बाद कौन सी प्रोसेस होगी फर्टिलाइजेशन की, उसके बाद वहाँ से कौन सी पीढ़ी स्टार्ट होगी स्पोरोफाइटिक पीढ़ी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो लास्ट में आपको ये ध्यान में रखना है परिपक्व पूधानी का निर्माण कैसे होता है। इन स्टेजों से होते हुए लास्ट में परिपक्व पूधानी का विकास होता है। अपन कह सकते हैं अपरिपक्व पूधानी ऑर्गन से अपरिपक्व पूधानी ऑर्गन से परिपक्व पूधानी ऑर्गन का निर्माण करना क्या कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ एंथ्रीडियम। क्या कहलाता है पूधानी का परिवर्धन। तो अपरिपक्व से धीरे धीरे किसका निर्माण हो रहा है परिपक्व पूधानी का निर्माण हो रहा है। कल नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे इसी प्रकार स्त्रीधानी का विकास कैसे होता है और स्त्रीधानी से क्या बनता है। ठीक है।